राहुल आज 40 की उम्र में एक आईटी फर्म में काम कर रहा था। फर्म के पास जो फॉरेन प्रोजेक्ट था अब वो चला गया था और कल तक लाखों की सैलरी लेने वाला राहुल आज हेल्पलेस महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए राहुल प्रिपेयर्ड ही नहीं था। क्या जॉब जाना ये केवल ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसे हमें फेस करना पड़ सकता है? क्या होती है इमरजेंसी? अगर डिक्शनरी मीनिंग ही देखें तो इमरजेंसी मतलब सीरियस, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफन डेंजरस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। अभी राहुल की सिचुएशन देखें तो वो जॉब जाना सीरियस है, अनएक्सपेक्टेड है, डेंजरस है और जिसमें राहुल की अभी इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है। ऐसा ही कोई दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आप समझ सकते हो, अगर कोई गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है और एक्सीडेंट हो जाए तो ये भी इमरजेंसी सिचुएशन है जो सीरियस है, अनएक्सपेक्टेड है, डेंजरस है और जिसके लिए इमीडिएट एक्शन भी ज़रूरी है। क्या आपने कभी इमरजेंसी फ़ंड के बारे में सुना है? आज इसी इमरजेंसी फ़ंड के बारे में हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे वो शायद ही किसी ने डिस्कस किया हो और आप भी शायद ही ये सब पॉइंट्स जानते हो। तो वीडियो अंत तक देखें और सभी मुद्दे ध्यान से सुने क्योंकि आपके लिए जो खास मुद्दा है कहीं वो छूट न जाए। इमरजेंसी किसी के लिए भी आ सकती है और हो सकती है वो कभी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन एक बात तो है जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, वो ये कि हम 100% इमरजेंसी को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके आने पर उसका इम्पैक्ट ज़रूर कम कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में जो हमारा दोस्त हमें मदद करेगा वो है इमरजेंसी फ़ंड, और इसीलिए हम सभी के पास खुद के सुरक्षित भविष्य के लिए इमरजेंसी फ़ंड होना ज़रूरी है। सीधे पहले मुद्दे पे आते हैं, तो कितना हो ये इमरजेंसी फ़ंड? उसका एक थंब रूल है, आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। पहले तो हमें अपनी मंथली एक्सपेंस निकालनी होगी। अभी हो सकता है किसी के फैमिली में सिंगल अर्निंग पर्सन हो या फिर 2 अर्निंग पर्सन हो। अभी समझो किसी के फैमिली में सिंगल अर्निंग पर्सन है और उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट पर्सन नहीं है, तो उसके लिए जो इमरजेंसी फंड होगा वो 6 इंटू मंथली एक्सपेंसेस होगा। और वही पर्सन के लिए अगर समझो 1 से 2% डिपेंडेंट है तो फिर 12 इंटू मंथली एक्सपेंसेस होगा। और वही सिंगल अर्निंग पर्सन के लिए अगर 3 से 4 डिपेंडेंट पर्सन हो तो 18 इंटू मंथली एक्सपेंसेस ये इमरजेंसी फंड होगा। अभी अगर किसी फैमिली में 2 अर्निंग मेंबर्स है तो फिर कैलकुलेशन क्या रहेगा? यहाँ पे अगर डिपेंडेंट व्यक्ति 0 है तो फिर 3 इंटू मंथली एक्सपेंसेस हो। अगर 1 से 2 डिपेंडेंट पर्सन है और अर्निंग मेंबर 2 है तो 6 इंटू मंथली एक्सपेंसेस हो। और उसी तरीके से अगर 3 से 4 डिपेंडेंट हो तो फिर जो इमरजेंसी फंड है वो 9 इंटू मंथली एक्सपेंसेस हो। एग्जाम्पल देखें तो अगर कोई सिंगल अर्निंग मेंबर है और जिसके ऊपर 2 डिपेंडेंट है और जिसकी सैलरी 50,000 है तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 12 इंटू 50,000 यानी 6 लाख। अभी जैसे ही आप खुद के लिए इमरजेंसी फंड कैलकुलेट कर लोगे, आपके सामने दूसरा मुद्दा आ जाएगा कि ये फंड जमा कैसे करें। तो ये आसान पर्याय है कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा करके ये फंड जमा कर सकते हो। जैसे कि अगर 6 लाख का इमरजेंसी फंड जमा करना है तो आप हर महीने 20,000 जमा कर सकते हो, जिससे आपको 2.5 साल लगेगा पूरा इमरजेंसी फंड जमा करने के लिए। अभी आपका एक सवाल हो सकता है कि समझो मेरा 20,000 का इन्वेस्टमेंट एसआईपी चल रहा है, तो क्या फिर भी मैं अलग से 20,000 का इमरजेंसी फंड बनाऊं? तो इसका जवाब है हाँ, चाहे तो इन्वेस्टमेंट रोक लो लेकिन इमरजेंसी फंड सबसे पहले बनाओ। आप ऐसा भी पूछ सकते हो कि मेरा 50 लाख वैल्यूएशन वाला रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, तो क्या उसके बावजूद भी मैं इमरजेंसी फंड बनाऊं? तो इसके लिए भी जवाब है हाँ, क्योंकि आप खुद ही सोचो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और आपको पैसे की ज़रूरत हो तो क्या आप रातों रात आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा खड़ा कर सकते हो? नहीं। यही होता है लिक्विडिटी प्रॉब्लम, और यही चीज़ एप्लीकेबल होती है आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ भी। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको इमरजेंसी सिचुएशन पे निकालनी हो और मार्केट डाउन हो, तब आपको एक तो लॉस सहन करके या फिर कम प्रॉफिट पर आपको पैसा निकालना होगा, और वो भी हाथ में आते आते 4 से 5 दिन निकल जाएंगे। अभी कोविड का एग्जाम्पल देखें तो वो एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं थे, मार्केट भी डाउन था और वो चाहे तो भी खुद की इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें लॉस बुक करना पड़ सकता था। चलो अभी समझते हैं, आपने इमरजेंसी फंड जमा करना मान लिया, तो अभी नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा कि ये पैसा मैं जमा करके रखूँ कहाँ? क्योंकि ये पैसा अगर मैं घर पे रखूँ तो इन्फ्लेशन से इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होते जाएगी, तो ये पैसा मैं रखूँ कहाँ? चलो इसमें भी आपकी मदद करते हैं। अभी सिर्फ मैं कहता हूँ इसके लिए नहीं, तो आप खुद भी ये लॉजिक क्लियर कर लो और ये अपना डिसीजन लो।
देखो कुछ भी हो, पैसा ऐसी जगह पे होना चाहिए जिसके लिए ये 3 क्राइटेरिया पूरे हो। एक तो पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित हो, पूरी तरीके से मतलब पूरा 100% तरीके से। दूसरा क्राइटेरिया, ये पैसा आपको ज़रूरत हो तभी 24 घंटे में आपके लिए अवेलेबल हो। तीसरा क्राइटेरिया, ये पैसा कम से कम इतना तो रिटर्न दे कि महंगाई को बीट कर सके, क्योंकि आपको ये पता नहीं है इमरजेंसी आएगी कब, और हो सकता है वो 10-15 साल बाद आए और तब आपके पैसे को महंगाई खा चुकी होगी। ये क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले 2 ऑप्शन हमारे पास है। एक तो एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। फिक्स डिपॉजिट के बारे में तो आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, लेकिन लिक्विड फंड्स भी म्यूचुअल फंड की ही एक कैटेगरी है जहां हमारा पैसा काफ़ी सेफ और सिक्योर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो जमा हुआ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ इनमें लगाते हैं, जिसकी मैच्योरिटी 60 से लेकर 90 दिन तक होती है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े होने के वजह से ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ और सिक्योर होती है। और एक लिक्विड फंड का फ़ायदा मतलब इनका कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता, मतलब ऐसे फंड के रिडीम करने पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। और तो और काफ़ी फंड्स ऐसे हैं कि आधे घंटे में 50,000 तक पैसा हमें अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, यानी इतने जल्दी तो हम अपनी एफडी से भी पैसा नहीं निकाल पाते। इसीलिए पैसा पार्क करने के लिए लिक्विड फंड्स एक आकर्षक ऑप्शन है। एग्जाम्पल के लिए हम आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ये परफॉर्मेंस का 1 साल पहले का NAV 360 था, वही वो आज 1 साल बाद बढ़ के 386 तक हो गया है। यानी फंड का 1 साल का रिटर्न देखें तो वो 7.32 है। NAV के बारे में ज़्यादा जानने के लिए दोस्तों ऊपर आई बटन में दिया हुआ वीडियो का लिंक आप ज़रूर चेक कर सकते हो। सभी लिक्विड फंड की तरह इसकी भी जो होल्डिंग्स है वो ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। लिक्विड फंड की खास बात होती है वो एग्जिट लोड। तो ये फंड के लिए 6 दिनों बाद अगर हम हमारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसके लिए कुछ भी विड्रॉवल फीस या पेनल्टी नहीं देनी है। 6 दिनों के अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो भी नॉमिनल फीस है जो हमें देनी पड़ सकती है। दोस्तों ये फंड मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो एग्जाम्पल के लिए ये फंड मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप ये भी सोचते होंगे कि लिक्विड फंड का ऑप्शन होते हुए हम एफडी के बारे में फिर क्यों सोचें। अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो हमें समझ आएगा, कभी एफडी 8 से 10% का रिटर्न देती है तो कभी लिक्विड फंड्स इतना रिटर्न दे देते हैं। इसीलिए बेटर रिटर्न के साथ डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए ये 2 ऑप्शन में 50-50% पे हम हमारा इमरजेंसी फंड जमा कर सकते हैं। यानी हमारे एग्जाम्पल को ही ले तो 6 लाख के रुपए में से 3 लाख का हम एफडी कर सकते हैं, तो 3 लाख रुपए की लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी हमें एक काम और करना है कि पूरा 3 लाख का एक ही एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर पूरी तरीके से 3 लाख किसी एक ही लिक्विड फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि समझो अगर हमें 1 लाख की ही ज़रूरत है तो पूरा 3 लाख की एफडी ब्रेक करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसी तरीके से समझो कभी हमें 1.5 लाख की ज़रूरत है तो तीनों लिक्विड फंड से हम 50-50 हज़ार करके आधे घंटे में 1.5 लाख तक की राशि हमारे लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। अभी इतना दिमाग लगाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे हर 2 साल बाद अपना इमरजेंसी फंड ज़रूर रिव्यू करें, क्योंकि समय के साथ हो सकता है हमारे एक्सपेंस बढ़ जाए। और ऐसे में अगर हम हमारे पुराने ही इमरजेंसी फंड पे निर्भर रहे तो फिर एक्चुअल इमरजेंसी सिचुएशन में हम फंस सकते हैं। तो फिर रिव्यू के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे इमरजेंसी फंड बढ़ाने के लिए आप ज़रूर सोचें। अभी दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, समझो कभी इमरजेंसी सिचुएशन में हमने हमारा इमरजेंसी फंड यूज़ कर लिया तो फिर से उसे बिल्ड करना ना भूलें। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इमरजेंसी फंड हमारे इमरजेंसी के लिए ही है, ये हम दिमाग में अच्छे से बिठा लें। और यही इमरजेंसी फंड हमारे किसी वैकेशन या एंजॉयमेंट पर्पस के लिए ना यूज़ करें। तो दोस्तों आज के वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद हुई है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ऐसे कौन से और टॉपिक पे या सेल्फ फाइनेंस के और कोई विषय में वीडियो देखना पसंद होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।